कर्नल नारोमनी। आज शाम 5 बजे ग्रीन पार्क के गेट पर पहुंच जाना। पाम ऑयल नारोमनी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस होटल से तो निजात मिलने वाली थी। इस खत से जाहिर था कि मुझे उसी नकाब पोश फौजी के पास अंडरग्राउंड ले जाया जाएगा। ठीक 5 बजे मैं टैक्सी लेकर ग्रीन पार्क के गेट पर पहुंच गया। गेट से कुछ दूर स्याह रंग की एक फौजी जीप खड़ी थी। मुझे गेट पर खड़े देखकर जीप रेंगती हुई मेरे पास आकर रुक गई। उसको वही सांवला धोती पोश आदमी चला रहा था। मैं जीप में बैठ गया। जीप थोड़ी देर बाद पूरी रफ्तार से शहर की कुशादा सड़कों पर उड़ी जा रही थी। आखिर जीप उस मकाम पर पहुंच गई जहां पाम के दरख्तों के दरमियान एक छोटी सी सड़क निकलती थी। पहले की तरह यहां मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। कुछ दूर जाकर जीप ने चंद चक्कर लगाए, फिर एक तरफ रवाना हो गई। जीप एक जेर जमीन सुरंग में दाखिल होती महसूस हुई। जीप रुक गई तो मेरी आंखों से पट्टी उतार कर स्याह नकाब पहना दिया गया। अब हम पैदल ही नीम रोशन अंडरग्राउंड राहदारी में चल रहे थे। हम एक कमरे में दाखिल हो गए। मेरा गाइड मुझे छोड़कर चला गया। ये वही छोटा सा कमरा था जिसके वसत में एक बेजवी मेज बिछी हुई थी। 2 कुर्सियां आमने सामने रखी थी। मैं कुर्सी पर बैठा ही था कि दरवाजा खुला और वही भारी भरकम फौजी वर्दी वाला आदमी अंदर आ गया। उसका चेहरा उसी तरह निकाब में ढका हुआ था। मैं एहतरामन खड़ा हुआ। उसने हाथ के इशारे से मुझे बैठने को कहा। उसके हाथ में एक स्याह ब्रीफकेस था। कुर्सी पर बैठते ही उसने ब्रीफकेस से एक चपटा सा चोबी बक्स निकाला, उसे मेज पर रखा और तेज चमकीली नजरें मेरे चेहरे पर गाड़ते हुए आहिस्ता से अंग्रेजी जबान में बोला, कर्नल नारोमनी, हमारा मिशन चूंकि बहुत इमरजेंसी का है, इसलिए हमने लेबोरेटरी में दिन रात काम करके V2 की इतनी गोलियां तैयार करवा ली हैं जो पाकिस्तान में तुम्हारे इस मिशन के लिए नागुजीर हैं। उसने बक्स का ढकना उठाया। उसमें से माचिस जितनी बड़ी एक डिबिया निकाली। इसमें 5 V2 गोलियां हैं। ये गोलियां तुम्हें जिन लीडरों को खिलानी होंगी उनके नाम नोट कर लो। उसने मुझे पाकिस्तान की कुछ अहम सियासी शख्सियतों के नाम बताए जो मैंने नोट कर लिए थे। फिर V2 गोलियों वाली डिबिया मेरे हवाले कर दी। इन गोलियों का कोई रंग और जायका नहीं है। तुम आसानी से किसी भी मशरूब में घोल कर इन्हें पिला सकते हो। कोड बुक और खास किस्म का ट्रांसमीटर तुम्हें दिल्ली में हमारा आदमी देगा। मैं तुम्हें अब एक बेहद अहम हथियार दे रहा हूँ जो न सिर्फ मुश्किल वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा बल्कि दुश्मन को इस तरीके से हलाक करेगा कि दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी लाश का पोस्टमार्टम करके ये मालूम नहीं कर सकेगा कि इस शख्स को जहर दिया गया है। उसने नीले रंग के कागज में लिपटा हुआ सिगरेट के साइज का एक सिगार निकाल कर दिया और बोला, बज़ाहिर ये एक मामूली सिगार है मगर इसका पिछला निस्फ हिस्सा साइनाइड से भरा हुआ है। ये दुनिया का सबसे मोहलक जहर है। इस सिगार के वस्त में एक पिन पॉइंट है। बवक्त जरूरत तुम इस सिगार को मुंह में दबाकर चाहे सुलगाओ चाहे हाथ में रहने दो, लेकिन इसका रुख दुश्मन की किसी भी हिस्से की तरफ कर दो और फिर वस्त में थोड़ा सा बटन दबाओ। सिगार से एक नजर न आने वाली फुआर निकलकर दुश्मन के जिस्म से टकराएगी। उसके जिस्म पर फालिज गिरेगा और वो वहीं मर जाएगा। इसमें जो सियाल भरा हुआ है वो 100 आदमियों को मारने के लिए काफी है। इसके बाद तुम्हें दूसरा सिगार दे दिया जाएगा। मैंने वो सिगार भी V2 काया पलट गोलियों की चिपटी डिबिया के साथ ही जेब में रख लिया। मैंने उसे पूछा कि मुझे कब दिल्ली रवाना होना है ताकि मुझे वहां से पाकिस्तान स्मगल किया जा सके। वो बोला, जो आदमी तुम्हें दिल्ली हेडक्वार्टर तक पहुंचाने का चार्ज लेगा वो खटमंडू से 10 रोज पहले तिरुचिरापल्ली पहुंचेगा। मैंने कहा कि मुझे कृष्णा होटल तब्दील करने की इजाजत दी जाए क्योंकि उस होटल के बिस्तरों और सोफों में खटमल बहुत हैं। लेकिन उसने ब्रीफकेस बंद करते हुए जज्बात से आरी लहजे में कहा, तुम्हें होटल बदलने की इजाजत नहीं है, बस मजीद 10 रोज गुजारा करो। ये कहकर वो कमरे से चला गया। उसके जाते ही धोती पोश मद्रासी एजेंट अंदर आया और मुझे इशारे से अपने साथ चलने के लिए कहा। उसने मुझे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बाद वापस पहुंचा दिया। कृष्णा होटल की मुसीबत वैसी की वैसी ही मेरे सर पर खड़ी थी। मजबूर था, क्या कर सकता था। मैंने उसी होटल का रुख किया। एक दिन और एक रात मैं होटल ही में पड़ा रहा। दोपहर के खाने के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई। ठंडी हवाओं में नारियल के दरख्त झूमने लगे। मौसम बेहद खुशगवार था। जनूबी हिंद की बारिश में एक खास किस्म की रोमानवी सहारंगेजी थी। हवा में नारियल, रजनीगंधा और सीताकली के फूलों की धीमी धीमी महक रची हुई थी। V2 गोलियों का पैकेट अपनी नोटबुक के साथ मैंने कमरे की एक खुफिया जगह में छुपा दिया था। अलबत्ता जहरीला सिगार जेब में ही रखा था। मुझे यहाँ भी किसी वक्त उसकी जरूरत पड़ सकती थी। मौसम ने मुझे बेख्तियार कर दिया। जी चाहा कि किसी बाग में जाकर चहलकदमी करूं। 48 घंटों से कमरे में बंद था। मैंने छतरी उठाई, कमरा लॉक किया और होटल से निकलकर फुटपाथ पर चलने लगा। मैंने छतरी इस तरह थाम रखी थी कि किसी को मेरा चेहरा नजर न आ सके। सड़क पर एक खाली टैक्सी गुजरी तो मैंने हाथ देखकर उसे रोक लिया। ड्राइवर को उर्वशी टेम्पल चलने को कहा। यह दुर्गा देवी की एक अवतार उर्वशी देवी का मंदिर था और शहर से बाहर एक पुरफजा मकाम पर झील के किनारे वाक़ था। मुझे उर्वशी देवी के मंदिर से कोई सरोकार नहीं था, लिहाजा मैं झील के किनारे बाग के गेट पर उतरा। बूंदाबांदी उसी तरह हो रही थी। मैं
چھتری تان کر باغ میں داخل ہونے ہی لگا تھا کہ ایک گاڑی بالکل میرے قریب آ کر رک گئی اور پھر مالنی ایّر کی آواز آئی، مسٹر تیواڑی آپ رامیشور سے کب واپس آئے؟ آؤ مندر میں پھول چڑھاؤں، پھر اکٹھے جھیل کی سیر کریں گے۔ میں نے ارد گرد ایک گہری نگاہ ڈالی۔ بوندا باندی میں کم لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ایک دو بار انکار بھی کیا مگر مالنی نے زبردستی گاڑی میں بٹھا لیا۔ ارے آپ اروشی دیوی کو پھول نہیں چڑھائیں گے؟ پنجاب کے ہندو تو ہر سال جہاں درشن کرنے آتے ہیں۔ وہ گاڑی کو ایک طرف سے گھما کر مندر کے احاطے میں لے گئی۔ اروشی دیوی کا مندر چھوٹے سے ٹیلے پر بنا ہوا تھا۔ اوپر پتھر کی سیڑھیاں جاتی تھیں۔ تمل اور مدراسی عورتیں سامگری میں دیپ اور اود لوبان رکھے پوجا کے لیے اوپر جا رہی تھیں۔ سیڑھیوں کے شروع میں ہی پھولوں کی دکان تھی۔ میں نے بھی مالنی کے ساتھ کچھ پھول خریدے اور ہم سیڑھیاں چڑھ کر مندر میں پہنچ گئے۔ اروشی دیوی کا بت ایک دیوار میں نصب تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھیں اور اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ایک کٹا ہوا انسانی سر تھا۔ اروشی دیوی ایک شیر پر سوار دکھائی گئی تھی۔ مالنی نے پھول دیوی کے چرنوں میں رکھے، موٹی توند والے مہنت سے پرشاد لیا، اسے 10 روپے کا نوٹ دیا۔ میں نے بھی ویسا ہی کیا۔ جب واپس آنے لگے تو مالنی نے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ اس کوٹھڑی تک چلو، وہاں ایک جٹا دھاری جوتشی رہتا ہے، میں اس سے اپنی قسمت کا حال معلوم کروں گی۔ مالنی میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ وہ جوتشی سے شاید میرے ساتھ اپنی شادی کی بابت کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ میں نے کوئی اعتراض نہ کیا اور اس کے ساتھ جوتشی کی کوٹھڑی میں آ گیا۔ کوٹھڑی میں دن کے وقت بھی بلب جل رہا تھا۔ ہرن کی چھال پر ایک سرخ آنکھوں، پھولے ہوئے پیٹ اور لمبے بالوں والا کالا کلوٹا جوتشی بیٹھا مالا جپ رہا تھا۔ اس کے پاس ہی کرمنڈل اور کھڑاؤں پڑی تھی۔ مالنی اور میں نے جوتشی بابا کو پرنام کیا۔ مالنی نے 50 روپے کا نوٹ نکال کر جوتشی کے قدموں میں رکھ دیا اور تمل زبان میں کچھ کہا۔ جوتشی نے اپنے پھولدار تھیلے میں سے ہاتھی دانت کی چوکور ڈبیاں اور ایک سلیٹ نکال کر سامنے رکھ لی۔ پھر مالنی سے 2-4 باتیں کی۔ اس کے بعد جوتشی سلیٹ پر مالنی کا ذائچہ بنانے لگا۔ ذائچہ بنانے کے بعد اس نے مالنی سے باتیں شروع کر دی۔ وہ تمل زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ 1-2 بار جوتشی نے میری جانب بھی اشارہ کیا اور مالنی میری طرف دیکھ کر شرما گئی۔ اس کے بعد مالنی نے مجھ سے انگریزی میں کہا، یہ تمہارا بھی ذائچہ بنا رہا ہے، جانتے ہو یہ ہمارے بیاہ کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا؟ اگر تم چاہو تو یہ بیاہ ہو سکتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے تیواڑی؟ میں نے ہنس کر کہا، میرا وہی خیال ہے جو تمہارا ہے۔ مالنی بے حد خوش ہوئی اور تمل میں جوتشی سے کچھ کہا۔ جوتشی سلیٹ پر میرا ذائچہ بناتے ہوئے ذرا سا مسکرایا۔ ذائچہ بنانے سے پہلے اس نے مجھ سے انگریزی میں میری تاریخ پیدائش پوچھی۔ میرے منہ سے درست تاریخ پیدائش نکل گئی، حالانکہ میں اسے غلط بھی بتا سکتا تھا۔ پھر سوچا کہ ذائچہ بنا کر یہ کیا کرے گا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ جنوبی ہند کے یہ سادھو جوتشی جب کسی کا ذائچہ بناتے ہیں تو اس آدمی کا ماضی حال اور مستقبل ذائچے پر بے نقاب ہو جاتا ہے۔ جوتشی سلیٹ پر میرے ذائچے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک بار اس نے تھیلے میں سے جوتش کی کوئی بک نکال کر دیکھی، پھر وہ مالنی کو تمل زبان میں کچھ بتانے لگا۔ اس کی باتیں سن کر مالنی کا چہرہ اتر گیا، میرا ماتھا ٹھنکا، کہیں میرے ذائچے نے میرے مسلمان ہونے کا راز تو نہیں کھول دیا۔ میں ایک دم چوکس ہو گیا، میرا ہاتھ اپنے آپ جیب میں زہریلے سگار پر پہنچ گیا۔ میں نے استفسار کیا تو جوتشی ایک گہری سانس لے کر بولا، مسٹر، مجھے تمہارے ذائچے میں مالنی کے ساتھ شادی نظر نہیں آتی۔ تمہاری جنم کنڈلی تمہیں مالنی سے ہزاروں ورن کی دوری پر دکھا رہی ہے۔ میری جان میں جان آئی، گویا جوتشی کو میرے مسلمان ہونے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ میں نے جیب سے ہاتھ نکال لیا اور مالنی سے کہا، میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا، آؤ جھیل کی سیر کرتے ہیں۔ مالنی خاموشی سے اٹھ کر میرے ساتھ آ گئی۔ وہ بہت اداس تھی، اس پر جوتشی کی باتوں نے گہرا اثر کیا تھا۔ مجھے مالنی کو تسلی دینے کی ضرورت تو نہیں تھی، پھر بھی اس کا دل رکھنے کے لیے بولتا رہا، مگر اس پر شدید مایوسی طاری تھی۔ بولی، جوتشی نے کہا ہے کہ ہمارا بیاہ کبھی نہیں ہو سکتا تیواڑی، اگر ایسا نہ ہوا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، تم ایک ماڈرن لڑکی ہو، تم بھی اس قسم کی دقیانوسی باتوں پر یقین رکھتی ہو، ہٹاؤ ان باتوں کو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کچھ دیر ہم جھیل کے کنارے والے باغ میں گھومتے رہے۔ مالنی کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے۔ میں اب اس مصیبت سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ بڑی مشکل سے اسے گاڑی میں بٹھا کر اس کے گھر کی طرف روانہ کیا اور خود ایک فرم کے مینیجر سے ملنے کا بہانہ بنا کر دوسری طرف چل دیا۔ بوندا باندی رک گئی تھی، موسم خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوا چل رہی تھی، فٹ پاتھ پر ناریل بک رہے تھے۔ مندر کے عقب میں آ کر میں نے ٹیکسی لی اور واپس اپنے ہوٹل میں آ گیا۔ ہوٹل میں داخل ہوتے وقت میں بار بار اس طرح منہ کھول کھول کر جمائیاں لے رہا تھا کہ کوئی میری اصل شکل نہ پہچان سکے۔ اگلے روز ایک بڑی بدقسمت بات ہوئی۔ میں نے جو کچھ کیا میں وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اپنے نئے مشن کی خاطر مجھے ایسا کرنا ہی پڑا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش نصیبی تھی کہ میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ مجھے مالنی کے گھر اس کی مزاج پرسی کو جانا چاہیے، ورنہ حالات میرے خلاف بھی ہو سکتے ہیں۔ شام 5 بجے نہ جانے کیوں میری آنکھوں کے سامنے مالنی کا اداس چہرہ گھومنے لگا۔ دل میں خیال آیا کیوں نہ مالنی کے گھر جا کر کافی پی جائے، اس کا حال چال بھی پوچھ لوں گا۔ چنانچہ میں نے ہوٹل سے نکل کر ٹیکسی لی
اور मालिनी की कोठी की तरफ रवाना हो गया। कल की बारिश के बायस मौसम उस रोज भी खुशगवार था। मालिनी घर पर नहीं थी, वो नौकर के साथ किसी डॉक्टर के यहाँ गई हुई थी। कोठी में सिर्फ उसका डैडी ही मौजूद था। जब उसने मेरे लिए ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला तो मुझे अचानक अपने सामने देखकर एक पल के लिए वहीं साकित सा हो गया। मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई। ये एक अजीब सी तब्दीली मैंने देखी थी। फिर मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थामा और मुझे सोफे तक ले गया। खिलाफ मामूल उसने शाम के वक्त भी वर्दी पहन रखी थी और लगता था कि वो कहीं जा रहा है। पिस्तौल उसकी पेटी के साथ लटक रही थी। मैंने कहा, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो मैं फिर आ जाऊंगा, मैं मालिनी से मिलने आया था। अय्यर जरा सा मुस्कुराया और बोला, अरे मिस्टर तिवाड़ी, तुम बैठो ना, ये तो अच्छा हुआ कि तुम खुद आ गए, मैं तुम्हारी तरफ जाने वाला था। मेरा माथा ठनका। इससे पहले कि मैं उससे पूछता कि वो मेरी तरफ किस खुशी में जा रहा था, वो खुद ही बोला, दरअसल मालिनी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं चाहता था कि तुम्हें इत्तला कर दूं ताकि तुम उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। पहले सोचा फोन कर दूं, फिर ख्याल आया कि इसी बहाने तुम्हारा होटल भी देख लूं। साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। जिस होटल में मेरा कयाम था, जाहिर है वो उसने कई बार देखा होगा। मैं चौकस हो गया और मेरा हाथ जेब में रिंग गया। वो उदास लहजे में बोला, बेटे, मेरी एक ही बेटी है, मैं उसे हमेशा सुखी देखना चाहता हूँ। कल कहीं उसे किसी ज्योतिषी ने बताया कि उसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। बस उसी वक्त से वो बीमार पड़ गई है। मेरा ज़हनी तनाव कुछ कम होने लगा। शायद वो बात नहीं थी जो मैं समझे बैठा था। अय्यर को मुझ पर शक नहीं हुआ था। मैंने हाथ जेब से निकाल लिया और उन्हें यकीन दिलाने लगा कि मैं मालिनी से ही शादी करने का इरादा रखता हूँ और उसे हमेशा सुखी रखूंगा। मालिनी के डैडी ने खुश होकर मेरा हाथ थाम लिया और मेरी तरफ एहसानमंद निगाहों से देखते हुए बोला, तुम एक आला हिंदू खानदान से ताल्लुक रखते हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर एकदम मौजू बदल कर सोफे से उठा और दीवार के साथ लगी छोटी मेज की दराज से एक फाइल निकाल कर ले आया। कल मैं पुरानी फाइलें देख रहा था तो इसमें से मालिनी की बचपन की एक तस्वीर मिल गई। जरा देखो, वो इस तस्वीर में कितनी मासूम लग रही है। उसने फाइल मेरे हाथों में थमा दी और खुद सोफे पर बैठ गया। मैंने फाइल खोली तो अंदर दो कागजों के दरमियान एक चौकोर कागज पर पेंसिल से स्केच बना हुआ था। मेरा दिल एकदम जैसे डूब गया। ये स्केच अगर नामुकम्मल था मगर वो मेरी शक्ल थी। वो बोला, तुमने अगर इसे पहचाना नहीं तो मैं बता दूं कि ये तुम्हारा स्केच है और तुम ही वो पाकिस्तानी जासूस कातिल हो जिसकी हमें तलाश थी। मेरे पांव तले की जमीन निकल गई। मैंने नजरें उठाकर मालिनी के डैडी की तरफ देखा तो दिल धक से रह गया। उसके हाथ में पिस्तौल था जिसका रुख मेरे सीने की जानिब था। बाजी उलट गई थी। मेरा राज फाश हो चुका था। मैंने फाइल बंद करके घुटनों पर रखी और गहरा सांस लेकर सर सोफे की पुश्त से लगा दिया। मिस्टर अय्यर का चेहरा इंतहाई संजीदा और पत्थर की मानंद सख्त हो गया था। बोला, मुझे उसी रोज तुम पर शक हो गया था, लेकिन ये बात मेरे गुमान में नहीं आ सकती थी कि मेरा होने वाला दामाद पाकिस्तानी कातिल जासूस भी हो सकता है। आज मैं अपने मकतूल ऑफिसर की फाइल देख रहा था कि मुझे उसके हुलिये का ख्याल आया। मैंने फौरन कागज लेकर स्केच बनाना शुरू कर दिया और जब स्केच तैयार हुआ तो कातिल की तस्वीर मेरे सामने आ गई और वो तुम थे। तुम जेरे हिरासत हो, लेकिन तुम्हें फौज के हवाले करने से पहले मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछूंगा कि तुम्हारा मुसलमान नाम क्या है और भारत में तुम्हारे दूसरे साथी कहां कहां पर हैं। मुझे उसकी बकबक से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर मेरी किस्मत का फैसला हो गया था तो मैं उसकी किस्मत का भी फैसला कर चुका था। मैं सिर्फ इतनी बात मालूम करना चाहता था कि मेरे बारे में उसके अलावा तो किसी को इल्म नहीं हुआ। चुनाचे मैंने बज़ाहिर हथियार फेंके और कहा, सर, मैं आपको इस तफ्तीश पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि ये अकेले आपका ही कारनामा है। खैर, कोई बात नहीं, आप अकेले ही अगर क्रेडिट लेना चाहते हैं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। उसका हाथ पिस्तौल के ट्रिगर पर था। नाल का रुख सीधा मेरे सीने के दरमियान था। कहने लगा, मिस्टर, मैं एक तजुर्बाकार पुलिस ऑफिसर हूँ। मैंने आज तक जितने केस हल किए हैं अकेले ही किए हैं। ये कारनामा भी मुझ अकेले का ही है, लेकिन मैं भी अपने हेडक्वार्टर फोन करता हूँ ताकि पुलिस की गार्ड आकर तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाए। एक बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से उतर गया था। सिवाय उसके अभी तक किसी को मेरे बारे में इल्म नहीं हुआ था। मैं अपना काम मालिनी के वापस आने से पहले पहले खत्म करना चाहता था। खुद मेरी जिंदगी भी दाव पर लगी हुई थी। मौत मेरे सामने बैठी मुझे गजबनाक नजरों से घूर रही थी। सिर्फ जेब में हाथ डालकर जहरीला सिगार निकालना था। मैंने कहा, अब मेरा कुछ छुपाना बेकार है, आप जीत गए। मेरा नाम कमालदीन है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और पाकिस्तान से एक खास मिशन पर यहाँ भेजा गया हूँ। उसने तेज आवाज में पूछा, वो मिशन क्या है? मैंने अपने माथे पर बेकरारी से हाथ फेरा और कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं सिगार के 2-3 कश लगा लूं, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। अय्यर ने इस बात में सर हिलाकर मुझे इजाजत दे दी। मैंने फाइल घुटनों से हटाकर सोफे पर रख दी और बाएं जेब में हाथ डालकर सिगार निकाल लिया। उसने पिस्तौल जरा ऊपर उठाकर कहा, मुझे ये सिगार दिखाओ। मैंने सिगार उसको दे दिया, लेकिन इस अंदाज से पकड़ाया कि उसका सीधा रुख उसकी जानिब रहा ताकि अगर बेख्याली में उसका हाथ सिगार के खुफिया बटन पर पड़ जाए
तो जहरीली फुहार निकल कर उसके मुंह पर पड़े। उसने सिगार बाएं हाथ में लेकर सूंघा, घुमा फिरा कर गौर से देखा, फिर उसे अपने करीब तपाई पर रख लिया और बोला, मैं तुम्हें सिगार पीने की इजाजत नहीं दे सकता। मुमकिन है इसमें जहर हो और तुम खुदकुशी कर लो। एक लम्हे के लिए मुझे अपने आप पर उस बेबस अलादीन का गुमान हुआ जिसका तिलिस्मी चिराग उससे छीन लिया गया हो। मेरे जहन में अंधेरा सा छा गया था। बाजी मेरे हाथ से निकल गई थी। मालिनी और उसका नौकर किसी वक्त भी आ सकते थे। वो बोला, अपनी जगह से हरकत न करना, मैं फोन करके स्क्वाड तलब कर रहा हूँ। ये कहकर वो जैसे ही सोफे से उठा, मैंने बैठे बैठे जरा सा पीछे होकर दोनों पांव जोड़कर एक भरपूर ठोकर उसके हाथ पर मारी। पिस्तौल उसके हाथ से गिर गया। मैंने शेर की तरह जस्त लगाई और तिरचनापली के बूढ़े एसपी की गर्दन अपने बाजू के शिकंजे में जकड़कर उसे पूरी ताकत से एक झटका दिया। यूं लगा जैसे उसकी गर्दन अलग हो गई हो। मैंने आहिस्ता से अपना बाजू खोल दिया। गर्दन अलग नहीं हुई थी, लेकिन कदरे लंबी होकर लटक गई थी। हड्डी यकीनन कई जगहों से टूट चुकी थी। वो लाश बनकर सोफे पर गिर पड़ा। मैंने अपना कीमती सिगार उठाकर जेब में रख लिया, फिर फाइल में से अपना स्केच नोच कर उसका गोला बनाया और दूसरी जेब में ठूस लिया। रुमाल निकालकर सोफे पर जहां मैं बैठा था और तपाई पर से जहां से मैंने सिगार उठाया था और फाइल पर से अपनी उंगलियों के निशान रगड़ कर साफ किए और दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि इत्तलाई घंटी बजने लगी। मैं उछल पड़ा। दरवाजा अंदर से मुकफ्फल था, इसलिए मैं कोठी के किचन की तरफ दौड़ा। किचन की खिड़की जो पीछे खुलती थी उस पर सलाखें लगी थी। दरवाजे की घंटी एक बार फिर बजी। खतरा मेरे सर पर मंडला रहा था। मैं उस कोठी के कमरों से वाकिफ नहीं था। मैं बेडरूम में गया, उसकी कोई खिड़की नहीं थी। क्या मुझे मालिनी और उसके नौकर को भी कत्ल करना पड़ेगा? लेकिन इससे पहले मैं वहां से फरार होने की पूरी कोशिश करना चाहता था। दरवाजे की घंटी बार बार बज रही थी। अब मुझे मालिनी की आवाज भी सुनाई दी। वो तमिल जबान में अपने बाप को आवाजें दे रही थी। मैं बेडरूम से निकलकर तीसरे कमरे की तरफ बढ़ा तो मुझे पीछे एक और दरवाजा दिखाई दिया। मैंने रुमाल हाथ में लेकर उसे खोला। आगे एक जालीदार दरवाजा था। उसे खोला तो सामने कोठी का अकबी बागीचा था। एक ही मिनट के बाद मैं कोठियों के बीच वाली छोटी सी कच्ची सड़क पर तेज तेज कदम उठाता चला जा रहा था। ये कोठियों के पिछवाड़े थे और यहाँ जगह जगह कूड़ा करकट के ड्रम पड़े थे। मैं नारियल के दरख्तों के एक जखीरे में से होता हुआ बड़ी सड़क पर काफी दूर जाकर निकला, फिर पैदल ही अपने होटल की तरफ चलना शुरू कर दिया। एक चौराहा अबूर करने के बाद टैक्सी मिल गई और शुरू रात के अंधेरे में अपने होटल पहुंच गया। मैं चाहता था कि अगर मालिनी मुझे फोन करे तो मैं अपने कमरे में ही मौजूद मिलूं। मैंने कमरे में आकर मुंह हाथ धोया और जेब से मालिनी के अनजहानी बाप का बनाया हुआ स्केच निकालकर उसे पुर्जे पुर्जे कर दिया और सिंक में बहा दिया। मुझे मालिनी की कॉल का इंतजार था और ये भी एहसास था कि बाप की लाश देखकर तो उस पर गम का पहाड़ टूट पड़ेगा। उसे फोन करने का होश कहाँ होगा। 1 घंटे बाद मालिनी का फोन आ गया। उसकी आवाज रिंधी हुई थी। उसने सिसकियां भरते हुए कहा कि किसी ने उसके डैडी का खून कर दिया है। मुझे जिस तरह की अदाकारी करना चाहिए थी मैंने की और फिर फौरन टैक्सी पकड़कर उसकी कोठी जा पहुंचा। वहाँ पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी थी। लोगों का हुजूम था। चूंकि मेरे पहचान लिए जाने का खतरा था, इसलिए मैं उसी टैक्सी में वापस आ गया और अपने कमरे से आवाज बदल कर मालिनी को फोन किया कि मैं विक्टोरिया क्लिनिक से डॉक्टर रत्नागिरी बोल रहा हूँ। मिस्टर राजा राम तिवाड़ी को हादसा पेश आ गया है। उनके सर पर गहरी चोट आई थी। उनसे बात नहीं हो रही थी, मगर उन्होंने हमें आपका फोन नंबर देकर ताकीद की कि आपको इत्तला दे दें। मालिनी ने परेशानी से पूछा, अब वो कहाँ है? मैंने उसी आवाज में कहा, उनकी किसी फर्म का एक मैनेजर आकर उन्हें अपनी कोठी में ले गया है। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। 2 रोज बाद मैंने अपने सर पर पट्टी बांधी और सुबह सुबह मालिनी की कोठी पर पहुंच गया। मालिनी मुझे देखते ही फरते गम से रोने लगी। उसकी हिचकियां नहीं थमती थी। मैं उसे हौसला दे रहा था और उसके बाप के कत्ल पर इंतहाई ताज्जुब और गम का इजहार कर रहा था। जब उसकी हालत जरा संभली तो उसने मेरे हादसे के बारे में तशवीश जाहिर करते हुए कहा, मुझे तो तुम्हारा गम भी लग गया था। अब तुम कैसे हो? हादसा कहाँ हुआ था? अब तुम ठीक हो ना? मैंने उसे तसल्ली दी। उस वक्त मालिनी के रिश्तेदार हिंदू औरतें विष्णु भगवान की मूर्ति के आगे बैठी आरती उतार रही थी। मालिनी ने बताया कि बाप के बाद अब दुनिया में उसका कोई नहीं, सिर्फ एक बड़ी बहन है। मैं अकेली कैसे जिंदा रहूंगी? मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं बहुत जल्द उसको अपने पास ले आऊंगा। मैंने उसे थोड़ा सा कुरेदा और पूछा कि पुलिस का उसके बाप के कत्ल के बारे में क्या ख्याल है। वो साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछकर बोली, पुलिस के ASP भटनागर आचार्य का ख्याल है कि ये उसी पाकिस्तानी जासूस का काम है जो इससे पहले CID के ऑफिसर को हलाक कर चुका है, क्योंकि मेरे डैडी उस पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी के सिलसिले में इंतहाई सरगर्मी दिखा रहे थे। मैंने कहा, काश मुझे वो राक्षस मिल जाए, मैं उसका खून पी जाऊं। फिर मेरे पूछने पर कि पुलिस को कातिल के खिलाफ कोई सुराग मिला है, उसने नफी में सर हिला दिया। अब कुछ लोगों की आमद शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने सर में दर्द का बहाना किया और अगले रोज मिलने का वादा करके उठा तो उसने मेरा हाथ थाम लिया और कोठी के बरामदे में आकर कहने लगी, तुम भी मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे? मैं उसे इत्मीनान दिलाकर वापस आ गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।
कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।